एक तालाब के h मीटर ऊपर एक बिंदु है। यहाँ पे तो चित्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो चलो मैं चित्र बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैं बनाता हूँ, समझो कि ये है इस तालाब का तल। इस तालाब के h मीटर ऊपर एक बिंदु है। तो इस तालाब के ऊपर एक बिंदु ले लेते हैं, समझो कि ये हो गया वो बिंदु। और हमें दिया गया है कि ये जो बिंदु है ये h मीटर ऊपर है। तो यहाँ पर इस बिंदु की जो ऊंचाई है इस तालाब से वो है h मीटर। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो बिंदु है ये तालाब से h मीटर ऊपर है। ठीक है, आगे उस बिंदु से एक बादल का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा है। तो यहाँ पर एक बादल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो समझो कि यहाँ पर ये रहा वो बादल। हमें दिया गया है कि इस बिंदु से इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो अल्फा है। तो इस बिंदु से उन्नयन कोण बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इस बिंदु से एक क्षैतिज स्तर बनाना होगा, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाना होगा। तो चलो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लेवल यानी कि एक क्षैतिज स्तर बना लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्षैतिज स्तर। और अब इस बिंदु से इस बादल तक की दृष्टि रेखा यानी कि लाइन ऑफ साइट बनानी होगी। तो यहाँ पर इस बिंदु से इस बादल तक की दृष्टि रेखा समझो कि हमने ये बना ली। तो हमें दिया गया है कि इस बिंदु से इस बादल का जो उन्नयन कोण है वो है अल्फा। तो उन्नयन कोण होता है क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। तो यहाँ पर ये कोण हो जाएगा, ये होगा हमारा उन्नयन कोण जो है अल्फा। आगे हमें दिया गया है कि उस बिंदु से बादल के तालाब में बने प्रतिबिंब का अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें तालाब में बादल के द्वारा बना प्रतिबिंब बनाना होगा। तो बादल तालाब से जितना ऊपर है तो इस बादल का प्रतिबिंब तालाब के अंदर उतना ही नीचे आएगा। तो समझो कि यहाँ पर ये रहा इस बादल का प्रतिबिंब। हमें दिया है कि उस बिंदु से प्रतिबिंब का अवनमन कोण बीटा है। तो पहले मैं इस बिंदु से इस प्रतिबिंब तक एक दृष्टि रेखा बना लेता हूं। तो समझो कि ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा। और अब जो अवनमन कोण होता है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, वो होता है नीचे की तरफ जब हम क्षैतिज स्तर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का जो कोण होगा, ये जो नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, ये कोण होता है अवनमन कोण यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो हमें दिया गया है यहाँ पे बीटा। तो यहाँ पर इस बिंदु से बादल की तरफ ऊपर देखने पे हमें मिलता है उन्नयन कोण जो है अल्फा, और इस बिंदु से नीचे की तरफ प्रतिबिंब पे देखने पर हमें मिलता है अवनमन कोण जो हमें दिया है बीटा। हमसे कहा गया है सिद्ध करें कि तालाब से बादल तक की ऊंचाई h गुणा tan अल्फा धन tan बीटा पूर्ण बटा tan बीटा ऋण tan अल्फा है। तो हमें जाननी है तालाब से बादल तक की ऊंचाई। तो चलो इस तालाब से बादल तक की ऊंचाई को हम यहां ले लेते हैं x। तो अगर इसे मैं यहां इस चित्र पे दर्शाऊं तो यहां पर जो बादल की ऊंचाई होगी तालाब से वो होगी ये, और ये हमने ली है यहां पर x। तो ये हमें निकालना है कि ये जो x है, जो तालाब से बादल तक की ऊंचाई है, ये जो x है ये है h गुणा tan अल्फा धन tan बीटा पूर्ण बटा tan बीटा ऋण tan अल्फा। अब यहां पर जैसा मैंने कहा था, तालाब से जो बादल तक की ऊंचाई है उतना ही तालाब से नीचे की तरफ बनेगा उसका प्रतिबिंब। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेकर जो यहां तक की दूरी है, ये वाली दूरी भी x है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये वाली दूरी भी x है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो x है ये इस व्यंजक के बराबर है। तो इस व्यंजक में हमारे पास यहां पर h है जो है ये, tan अल्फा है और tan बीटा है। तो चलो हम tan अल्फा से शुरू करते हैं। तो अगर मुझे यहां पर tan अल्फा ज्ञात करना है तो यहां पर ये है हमारा कोण अल्फा और ये है हमारा समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये वाला जो कोण है ये समकोण है। तो tan अल्फा होता है सममुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो सममुख भुजा हो जाएगी ये और संलग्न भुजा हो जाएगी ये वाली। तो चलो देखते हैं ये सममुख भुजा हमें कैसे मिलेगी। तो यहां पर हम जानना चाहते हैं कि ये जो दूरी है, ये वाली दूरी कितनी होगी। तो यहां पर बादल से लेकर तालाब तक की जो दूरी है वो है x, और इस बिंदु से लेकर जो तालाब की दूरी है वो है h। तो यहां पर भी इस क्षैतिज स्तर से इस तालाब तक की जो दूरी होगी
ये भी होगी h। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये है h। तो अब जो ये वाली दूरी हमें चाहिए जो बादल से इस क्षैतिज तल तक है वो होगी x ऋण h। तो ये वाली दूरी यानी कि ये जो सम्मुख भुजा है ये हमें मिल रही है यहाँ पर x ऋण h। तो यहाँ पर tan अल्फा होता है सम्मुख भुजा बटा संलग्न भुजा। तो सम्मुख भुजा हमें मिल चुकी है x ऋण h और जो संलग्न भुजा है वो है ये वाली। तो यहाँ पर समझो इस संलग्न भुजा को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कि ये जो संलग्न भुजा है ये है d। तो tan अल्फा अब हमें मिल जाएगा ये बराबर होगा अल्फा के सम्मुख भुजा जो है ये x ऋण h। तो यहाँ आएगा x ऋण h बटा संलग्न भुजा जो हमने यहाँ ली है d। तो यहाँ आ जाएगा d। तो यहाँ पर हमें tan अल्फा मिल चुका है x ऋण h बटा d। चलो अब tan बीटा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो tan बीटा होगा वो भी यहाँ बराबर होगा बीटा के सम्मुख भुजा यानी कि ये वाली भुजा। तो ये वाली जो भुजा है ये दूरी है यहाँ से लेकर इस बादल तक। तो हमें जानना है कि ये दूरी कितनी है। तो यहाँ पर ये जो दूरी है ये इस बादल से यानी कि इस बादल के प्रतिबिंब से इस क्षैतिज तल तक है। तो इस प्रतिबिंब से तालाब तक की दूरी है यहाँ पर x और तालाब से क्षैतिज तल तक की दूरी है h। तो इस प्रतिबिंब से क्षैतिज तल तक की जो दूरी है जो इस बीटा के सम्मुख भुजा है इस समकोण त्रिभुज में वो हो जाएगी ये x और ये h यानी कि x धन h। तो यहाँ पर ये दूरी हमें मिल चुकी है यह है x धन h। तो बीटा के सम्मुख भुजा हमें मिल चुकी है वो है x धन h और बीटा की जो संलग्न भुजा है वो है d। तो यहाँ पर tan बीटा हो जाएगा सम्मुख भुजा यानी कि x धन h बटा संलग्न भुजा जो है यहाँ पर d। तो यहाँ पर हमें tan अल्फा और tan बीटा मिल चुके हैं और ये हमें x, h और d में मिल रहे हैं। पर ये जो d है ये हमें इस व्यंजक में कहीं पर भी नहीं चाहिए यानी कि ये d हमें नहीं चाहिए होगा। तो चलो इस d को विलुप्त करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ d से गुणा करूं तो यहाँ d कट जाएगा और यहाँ d आ जाएगा और फिर अगर मैं दोनों तरफ tan अल्फा से विभाजित कर दूं तो यहाँ tan अल्फा कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा। तो हमें मिलेगा यहाँ पर कि जो d है वो बराबर होगा x ऋण h बटा tan अल्फा। और उसी तरह से हम यहाँ पर भी अगर करें तो यहाँ पर हमें d मिलेगा। d हमें यहाँ बराबर मिलेगा x धन h बटा tan बीटा। अब यहाँ पर d बराबर है x ऋण h बटा tan अल्फा और यहाँ पर d बराबर है x धन h बटा tan बीटा। तो यहाँ पर ये और ये तो समान होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ये जो है ये है x ऋण h बटा tan अल्फा ये बराबर होगा इसके जो है x धन h बटा tan बीटा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये बराबर है x धन h बटा tan बीटा के। तो चलो यहाँ पर थोड़ा नीचे बढ़ते हैं और थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर नीचे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर इस समीकरण में सबसे पहले तो हम यहाँ से ये हर हटा देते हैं। तो अगर हम दोनों तरफ tan अल्फा गुणा करेंगे तो यहाँ से tan अल्फा चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंश में। और अगर हम दोनों तरफ tan बीटा से गुणा करेंगे तो यहाँ से tan बीटा चला जाएगा और यहाँ tan बीटा आ जाएगा अंश में। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x ऋण h गुणा tan बीटा और यहाँ पर हमें मिलेगा x धन h गुणा tan अल्फा। तो मैं लिखता हूँ कि हमें मिलेगा यहाँ पर x ऋण h गुणा tan बीटा और ये हमें बराबर मिलेगा x धन h गुणा tan अल्फा के। तो अब इस समीकरण को हल करके हमें निकालना है कि जो x है वो इसके बराबर आता है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं और साबित करते हैं कि x इस व्यंजक के बराबर आता है। तो यहाँ पर हम नीचे बढ़ते हैं और हमें साबित करना है कि जो x है वो बराबर आएगा इस व्यंजक के जो है h गुणा tan अल्फा धन tan बीटा पूर्ण बटा tan बीटा ऋण tan अल्फा। तो चलो इसे हल करते हैं। सबसे पहले tan बीटा को गुणा कर लेते हैं x से और ऋण h से। तो यहाँ पर हमें मिलेगा x गुणा tan बीटा ऋण h गुणा tan
बीटा। ये बराबर होगा, यहाँ पर टेन अल्फा को x और धन h से गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा x गुणा टेन अल्फा धन h गुणा टेन अल्फा। अब यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि x क्या है, तो x वाले पदों को एक साथ हम ले लेते हैं। तो ये वाला पद जिसमें x है और ये वाला पद जिसमें x है, ये हम बाई तरफ ले लेंगे, और ये वाला पद जिसमें x नहीं है और ये वाला पद जिसमें x नहीं है, इन्हें हम दाई तरफ रख देंगे। तो ये वाला पद यही रहेगा, ये है x गुणा टेन बीटा। अब हमें चाहिए ये वाला पद, तो x टेन अल्फा को हम दोनों तरफ घटा देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा ऋण x गुणा टेन अल्फा। अब ये वाला पद हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो h टेन बीटा को हम दोनों तरफ जोड़ देंगे, तो यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा h गुणा टेन बीटा, और ये वाला पद यहीं रहने देंगे, तो यह है धन h गुणा टेन अल्फा। अब यहाँ पर इन दोनों ही पदों में x गुणनखंड समान है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा x गुणा, यहाँ हमारे पास बचेगा टेन बीटा ऋण टेन अल्फा, और ये यहाँ बराबर होगा, यहाँ दोनों ही पदों में h गुणनखंड समान है, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं, तो ये बाहर आ गया, और यहाँ अंदर हमारे पास बचेगा, यहाँ हमारे पास आएगा ये जो है टेन बीटा धन ये है टेन अल्फा। अब हमें अगर x चाहिए तो हम इस पूरे कोष्ठक से दोनों तरफ विभाजित कर देंगे, तो यहाँ हमारे पास x आ जाएगा और ये कोष्ठक यहाँ हर में आ जाएगा, तो यहाँ पर x हमें मिलेगा बराबर ये वाले पद के जो है h गुणा टेन बीटा धन टेन अल्फा। इसे हम लिख सकते हैं कि ये है टेन अल्फा धन टेन बीटा, और हर में हमारे पास आ जाएगा ये कोष्ठक जो है यहाँ पर टेन बीटा ऋण टेन अल्फा। तो यहाँ पर हमें x का मान मिल चुका है, ये हमें मिल रहा है h गुणा टेन अल्फा धन टेन बीटा पूर्ण बटा टेन बीटा ऋण टेन अल्फा। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो x है, जो बादल की ऊंचाई है तालाब से, वो है h गुणा टेन अल्फा धन टेन बीटा पूर्ण बटा टेन बीटा ऋण टेन अल्फा। तो हमने यहाँ पर ये साबित कर दिया कि तालाब से बादल तक की ऊंचाई जो x है, तालाब से बादल तक की ऊंचाई x, ये बराबर है h गुणा टेन अल्फा धन टेन बीटा पूर्ण बटा टेन बीटा ऋण टेन अल्फा के।